नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर झांसी की रानी, और जिसमें हमने अपने 6 काव्यांश यहाँ पर पढ़े हैं। और लास्ट सेशन में तो हमने उन काव्यांशों को रिवाइज भी किया, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ बच्चे जो है पहले सेशन में होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं, और इससे क्या होता है कुछ बच्चों को अच्छे से समझ आ जाता है और कुछ को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं हर बार जो भी हम पढ़ते हैं उसको रिवाइज करती हूँ एक बार। तो आज हम यहाँ पर बाकी के जो काव्यांश हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही आप लोग यहाँ पर एक बार इस चैप्टर को रीड भी करेंगे, यानी कि हम इस पार्ट को खुद से यहाँ पर रीड कर रहे हैं, खुद से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो हमारे बाकी के काव्यांश थे वो हमने पढ़े थे, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने जो यहाँ पर पढ़ा वो हमारा था पहला काव्यांश, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से जो हमारे भारत की गुमी हुई आजादी थी वो किस तरह से वापस आई, किस तरह से लोगों को आजादी का महत्व पता चला कि क्या होती है आजादी। क्योंकि देखिए, मैंने आपको ये चैप्टर जो है लगभग 3 सेशन से हम पढ़ रहे हैं, और काफी अच्छे से अभी तक मैंने यहाँ पर जितने भी 6 काव्यांश हमने पढ़े हैं उन्हें क्लियर किया है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि किस तरह से सन 1600 में जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज शासक थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाल थे, वो हमारे देश में आए थे। कैसे वो आए थे? व्यापार के बहाने, यानी कि व्यापार करने के उद्देश्य से वो हमारे देश में आए थे। और वहां पर उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत अलग अलग तरीके से फिर अपना जो व्यापार है वो फैलाना शुरू किया। और फिर उन्होंने देखा कि लोग बहुत ज्यादा एक तरह से उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके सामान को ले रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि देश में काफी सारी सुख समृद्धियां, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी चीजें थी हमारे देश में। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था, और बहुत एक तरह से काफी समृद्ध था हर तरीके से। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर काफी कुछ ऐसी चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें यहाँ से लिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए यहाँ की जो जनता है उसको अपने भरोसे में लेना होगा, उसको अपने अधीन करना होगा। तो धीरे 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 उन्होंने यही काम शुरू किया। लेकिन जब 1600 से यहाँ पर 1800 तक, सन 1800 तक ये सारी चीजें होती गई। लेकिन अब जो है धीरे धीरे क्या हो रहा था, लोगों को पता चल रहा था कि हम तो पूरी तरह से इनके गुलाम बन गए हैं, हम तो पूरी तरह से इनके अधीन हो गए हैं। और एक तरह से उनको बिल्कुल आदत सी हो गई थी कि पूरा जो देश चल रहा है वो ब्रिटिश के शासन पर चल रहा है, सारी चीजें उनके हिसाब से हो रही हैं। और बहुत ज्यादा वो कर लगा दिया करते थे, जो भी राशन, जो भी अनाज उगता था वो उस अनाज पर बहुत सारा टैक्स लगा दिया करते थे, कर लगा दिया करते थे, जिससे किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और जो हमारे देश के मतलब एक तरह से जनता जो थी वो बहुत ज्यादा गरीबी में चली गई थी, हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंदर ही अंदर जितने भी राजा हुए हमारे देश के, अब उनके अंदर क्या हुआ, क्रांति करने का, एक अंग्रेजों को देश से भगाने का एक उनके अंदर एक ऐसा जोश आया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब भी ऐसा कोई करता था तो अंग्रेज अधिकारी उसे क्या करते थे, तुरंत ही मार डालते थे। लेकिन अभी तक 1857 तक ये सारी क्रांतियां जो है, ये सारे विद्रोह जो है उनके विरुद्ध अंदर ही अंदर चल रहे थे। लेकिन जब 1857 में फिर क्या हुआ, सब लोगों ने मिलकर अब जो है सामने से उनसे लड़ने की कोशिश की, बिल्कुल सामने से उनका विरोध करना शुरू किया। तो देखिए यहाँ पर कहा कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़ा भारत यानी कि जो अपनी आजादी की गुमी हुई जो आजादी थी, जो आजादी कहीं खो गई थी, उस आजादी की कीमत को जो है
एक तरह से पहचानने लगे थे कि किस तरह से हम आजाद थे और किस तरह से आज हम हर तरह से अंग्रेजों के यानी कि ब्रिटिश शासन के गुलाम बन गए हैं। तो फिर इस तरह से अब उन्होंने मन में ठान ली थी कि इस फिरंगी यानी कि जो एक तरह से दूसरे देश से हमारे देश में आया है और हमें क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो इस फिरंगी को दूर भगाने की जो है अब सबने मन में ठान ली थी। और इस तरह से यहाँ पर फिर जो सन 57 में जो तलवार चमकी, वो तलवार कैसी थी, वो अतीत के गौरव की तलवार थी, यानी कि अतीत को बचाए रखने वाली जो गौरव, अतीत के गौरव को बचाने वाली जो तलवार थी वो चमक उठी सन 57 में। ठीक है, उसके बाद कहा कि ये कहानी बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने सुनी है और प्रत्येक व्यक्ति बुंदेलखंड का जो गवैया है इस कहानी को गाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। तो यहाँ पर क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया, जो कि झांसी की रानी के विषय में है, तो झांसी की रानी के विषय में उन्होंने क्या कहा कि कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी जो मुंह बोली बहन, यानी कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उनका जो झांसी की रानी जो थी उनके बचपन का नाम क्या था, मनु था। उनके बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मनु कहते थे। और इस तरह से जो उन्होंने फिर क्योंकि उनकी माता का देहांत जो है मात्र 6 वर्ष की उम्र में, ये सारी चीजें मैंने लास्ट सेशन में ही आप लोगों को बताई हैं, ठीक है ना। तो उनकी माता का देहांत मात्र 6 वर्ष की उम्र में हो गया था और क्योंकि उनके जो पिता थे वो वहां पर राजा के महल में जो है काम करते थे, तो फिर वो उनको वहीं पर ले गए। तो आप देखेंगे कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो बचपन से ही बहुत ज्यादा सुंदर थी, चंचल थी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या उनके बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। जैसे आपने देखा कि किस तरह से उनको नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सारी चीजें उनके प्रिय खिलवाड़ थे, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे। तो काफी चंचल थी, काफी सुंदर थी, तो इस तरह से उनका नाम उस महल में जो है छबीली रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा, कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लेकिन जो उनका नाम था वो असली नाम उनका लक्ष्मीबाई था। वह संतान अकेली थी और अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, जो नाना साहब थे उन्हीं के साथ वो पढ़ती थी, क्योंकि वो उनको अपना भाई मानती थी और उन्हीं के साथ वो खेलती थी। और जैसे मैंने कहा, बरछी ढाल कृपाण कटारी यही उनकी सहेली थी। तो समझ आ रही है आपको ये कविता? गुड मॉर्निंग। यस जी, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 6 के बच्चे हैं आप? यस मैम। यस, तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, आपको पता है? यस मैम। कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं मैम? चैप्टर 10। कौन सी बुक है ये हमारी? कौन सी बुक है ये हमारी? वसंत। यस, वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 8, जिसका नाम है झांसी की रानी। तो इस कविता की लेखिका कौन है? सुभद्रा। अभी लगभग, क्योंकि हम 3 से 4 सेशन से मैं इस कविता को यहाँ पर पढ़ रही हूँ और केवल यहाँ पर 6 ही काव्यांश अभी तक पढ़ पाई हूँ, क्योंकि काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग कविता है। और मैंने आपको होमवर्क में भी यही देती हूँ कि इसको एटलीस्ट इतना रीड करके आइए। और पूरा जो इस कविता की कवयित्री है उनके विषय में भी मैंने आपको यहाँ पर पूरा क्लियर किया था। तो कभी भी आप चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो आपको, चाहे आप किसी कहानी को पढ़ रहे हैं तो उसके लेखक का नाम, अगर किसी कविता को पढ़ रहे हैं तो उसकी कवि या कवयित्री का नाम आपने याद रखना है। तो कौन है इस कविता की कवयित्री, एक बार फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। सुमित्रा कुमारी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बच्चा। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक है बच्चा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जब भी, अभी देखिए इतने सेशंस हो गए हैं और अभी तक तो आपने इस कविता को अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना चाहिए था, एटलीस्ट जितने मैंने यहाँ पर काव्यांश पढ़ाए हैं उतने।
तो सबसे पहले जब आप अपना यहाँ पर रीड कराया जाता है तो सबसे पहले आपका काम होता है घर पे जाके, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जितना पढ़ाया उसको नोट भी कीजिए और ऊपर से कविता का नाम और साथ में कवियत्री या कवि का नाम आपने लिखना होता है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, तो समझ आ रही है आपको कविता यहाँ पर जितना मैं पढ़ा रही हूँ? Yes, ma'am. ठीक है, गुड बच्चे। तो कोई भी कोई भी डाउट होता है तो जरूर क्लियर करें, हैंड रेज कर लें कि मैम ये समझ नहीं आया, दोबारा बता दीजिए। ठीक है ना, और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको भी कीजिए। यस, जीआईसी पेंतोली, बैठ जाइए बच्चा। जीआईसी पेंतोली, कोई भी एक बच्चा माइक लेगा। Hello. और जो जिसके पास माइक है वो फ्रंट में आ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, जिसके पास माइक है वो थोड़ा सा फ्रंट में आ जाइए क्योंकि आपका कैमरा। यस सर, ठीक है सर, अभी थोड़ा सा और अगर आप वैसे तो साइड में। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, जिसके पास माइक है वो फ्रंट में आ जाइए। ठीक है सर, ठीक है, अभी थोड़ा सा नीचे हो गया है। यस बच्चा, क्लास 6 के बच्चे हैं आप? यस मैम। क्लास 6 के बच्चे हैं आप? यस मैम। यस, तो क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? झांसी की रानी वाला लेसन। ये कौन सी बुक में है? वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर झांसी की रानी। कौन है इसकी कवियत्री? किसने लिखा है इस कविता को? मैम सुभद्रा कुमारी चौहान है इसके कवित्री। तो बच्चे मुझे पता है अभी तो आपने देख के बताया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और मैं एक बार पढ़ाते हुए कम से कम 5 से 6 बार उनका नाम लेती हूँ, यानी कि मैं हर काव्यांश में लगभग उनका नाम लेती हूँ। और मैं ये आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हुए भी बोलती हूँ, जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, कि आपको हमेशा जिसने पाठ को लिखा है, अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई यात्रा वृतांत पढ़ रहे हैं, कोई भी कविता पढ़ रहे हैं, तो आपको कवि का नाम, कवित्री का नाम या फिर लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे? यस मैम। तो अभी जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। चलिए ध्यान पूर्वक पढ़िए, ध्यान से सुनिए, और कोई भी डाउट होता है तो उसे जरूर क्लियर कीजिए। बैठ जाइए बच्चा। जीआईसी दियार तोली, माइक लेंगे बच्चा। जीआईसी दियार तोली, खड़े हो जाइए बच्चा। गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? क्लास 6 के बच्चे हैं आप? हाँ। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? झांसी की रानी। ये कौन सी बुक में है? चैप्टर कौन सी बुक में है ये? बसंत। थोड़ा सा फ्रंट में आ जाइए। सबसे पहले तो आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा बीच में आ जाइए, यहाँ पे जो गैप है ना। हाँ जी, वसंत पाठ्य पुस्तिका में है। ठीक है, तो कवियत्री का नाम तो अब आपको याद ही हो गया होगा, क्योंकि लगभग 3 से 4 स्कूल से हमने डिस्कशन कर लिया है। कवियत्री जिन्होंने अब देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कवियत्री भी कह दिया। एक बार बताएंगे आप? सुभद्रा कुमारी चौहान। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नहीं होता, लेकिन जब मैम इंटरेक्शन कर रही हैं, बाकी बच्चों से कह रही हैं, तो उस टाइम भी अगर हम अच्छे से सुन लेते हैं, ध्यान देते हैं, तब भी हमें काफी सारी बातें पता चल जाती हैं। तो इस कविता की कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, और 6 काव्यांश हम पढ़ चुके थे। तो क्या आप लास्ट सेशन में यहाँ पर थे बच्चे? नहीं। तो यहाँ पर हम 6 काव्यांश पढ़ चुके हैं, और जिसमें हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में अपना यहाँ पर छोड़ा था, जो था बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा
अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। अक्षुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो बुंदले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से यहाँ पर झांसी की रानी के जो पति थे, जिनके साथ उनका विवाह हुआ था, गंगाधर राव जी, उनकी असमय मृत्यु हो गई थी, अकाल मृत्यु हो गई थी। और जिस कारण, क्योंकि अभी तक झांसी का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं आया था, और जिस कारण जो अंग्रेज अधिकारी था वो मन में बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको राज्य हड़प करने का ये बहुत अच्छा अवसर मिल चुका था, और उसने तुरंत फौजें भेजी और दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया था। और एक लावारिस का वारिस, यानी कि जिसका अभी तक कोई वारिस नहीं था, जिसको अभी तक कोई संभालने वाला नहीं था, उसका वारिस बनकर वो ब्रिटिश राज्य पहुंच गया था। तो इस तरह से रानी तो बहुत ज्यादा दुख में थी, और फिर उन्होंने देखा कि झांसी किस तरह से वीरानी हुई जा रही है, और ये कहानी हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है। तो चलिए इसको आगे रीड कीजिए बच्चा, आगे रीड कीजिए इसको। आज हम यहां से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन गया चाहता है। जब भारत आया डलहौजी के पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजा नवाबों को भी उसने पैरों ठकराया। रानी दासी बनी है, दासी अब महारानी थी, बुदले हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब एक मिनट, आपकी ट्रेन छूट रही है क्या बच्चे? आपको कहीं जाना है? थोड़ा सा आराम से देखिए, इतने सारे बच्चे बैठे हैं तो उन्हें भी तो समझ आनी चाहिए ना कि आप देखिए इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी समझ आना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से अनुनय विनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजा नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। इस तरह से आप रीड करेंगे, ठीक है ना। सस्वर पाठ करना है आपने, केवल ऐसे रीड नहीं करना है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई पत्रिका पढ़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। देखिए आपके पीछे भी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं और भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पर हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने रीड करना है, और यही होती है किसी भी कविता को पढ़ने की टेक्निक। चलिए फिर से शुरू करेंगे। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन गया चाहता है जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राज नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी है, दासी अब महारानी थी, बुदले हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए काफी हद तक फिर आपने अभी ठीक पढ़ा। देखिए हमें बहुत तेज से नहीं भागना है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उन्हें अच्छे से समझ आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम इतनी सुंदर कविता को पढ़ते हैं तो हमें तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। बैठ जाइए आप, मैं इसको यहाँ पर आगे आपके लिए क्लियर करती हूँ। तो जब झांसी की राजा की जो मृत्यु हो गई, और उसके बाद क्योंकि अभी तक झांसी का उत्तराधिकारी नहीं आया था, यानी कि राजा का जो पुत्र है वो अभी तक इस धरती पर नहीं आया था, तो इस तरह से जो अंग्रेज शासक था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसको मौका मिल गया कि आज ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि यहाँ पर तो मुझे ना कोई युद्ध करना पड़ा, ना किसी पर आक्रमण करना पड़ा, और वो एक तरह से होता है ना कि किसी का वारिस बनकर कि चलिए मैं आपको संभालूंगा, ठीक है, मैं आपकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लूंगा, ये बनकर वो वहां पर उस टाइम पे आ गया। और देखिए क्या कहा है, अनुनय विनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको शुरुआत में कि किस तरह से ये भारत में आए थे सन 1600 में।
सन 1600 में ये व्यापारी बनकर भारत में आए थे, यानी कि व्यापार के माध्यम से ये भारत में आए थे। और उस टाइम पे ये इन्होंने एक तरह से दया के लिए और सहायता, यानी कि एक तरह से अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया। उस टाइम पे जो इन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत एक तरह के ऐसे दिखाया कि हमें बहुत आपकी जरूरत है, कि हमें आप पर ऐसा लगता है कि आप हम पर थोड़ा सा कृपा कर दीजिए, बस थोड़ा सा हमारा व्यापार जमा दीजिए, हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसा इन्होंने बड़े बड़े जो जितने भी राजा थे महाराजा थे उनसे दया की भीख मांगी और उस टाइम पे ये इस तरह से भारत में आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने पैर पसारने शुरू कर दिए। धीरे धीरे इन्होंने अपना व्यापार जो है, व्यापार के बहाने एक राज्य से दूसरा राज्य, दूसरे राज्य से तीसरा राज्य, तीसरे राज्य से चौथा राज्य, यानी कि धीरे धीरे पूरे भारत पे इन्होंने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया और भारत की जितने भी बड़े बड़े राजा थे, महाराजा थे, नवाब थे और एक तरह से उनसे सहायता की भीख मांगने के एक तरह से देखिए होता है ना कि आजकल जब हम एक कविता आप पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से क्या निराश हुआ जाए, एक कहानी है, एक चैप्टर है आपका आगे कि बहुत सारी चीजें आजकल हमारे समाज में हो रही हैं। आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर उठाकर देखते हैं, आपको हर जगह चोरी, डकैती, लूटमार, ठीक है, शोषण, अत्याचार, घूसखोरी, बहुत सारी चीजें आपको सुबह सुबह न्यूज़पेपर में दिखती हैं और ऐसे ही आपको रोज दिखाई देती हैं। आप रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा एक दूसरे से विश्वास जो है उठ जाता है। समाज में इंसान जो है एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ था कि धीरे धीरे वो क्या कर रहा था, वो एक तरह से दया की भीख मांग रहा था अपने लिए, लेकिन क्या कर रहा था, यहाँ पर उसने तुरंत ही जितने भी राजा थे, नवाब थे, उन सभी को उसने अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे इस दया की भीख मांगते मांगते उसने धीरे धीरे सबको अधीन कर लिया, अपने वश में कर लिया और अपना राज जो है उन पर चलाने लगा। तो क्या कहा है, रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी, बूंदले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई थी, देखिए उस टाइम पे रानी दासी बनी, क्योंकि अब जब उन्होंने देखा कि जो झांसी थी वो वीरान हो चुकी थी, उसको संभालने वाला कोई नहीं था, उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं था, तो उसने वहां पर अपना झंडा फहरा दिया और एक तरह से ये बोलकर कि मैं झांसी की जिम्मेदारी लेता हूं। अब देखिए उसका जो मेन जो मोटिव है, जो वो यहाँ पे कर रहा है अभी तक, वो है राज करना, ठीक है, वो राज कर रहा है सब पर, अपने अधीन सबको कर रहा है। लेकिन वो यहाँ पर धीरे धीरे इस तरह से आया और रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। जिस तरह से जो यहाँ पर जो रानी थी उनको दासी बना दिया, यानी कि उनको दासियों की तरह रखा गया, उनको बिल्कुल भी वो सम्मान, वो एक तरह से वो चीज नहीं दी गई। और जो ऊपर से यहाँ पर जो इनकी जो महिलाएं थी उनको यहाँ की महारानी बना दिया गया था। और ये हमने कहानी बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है कि किस तरह से खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इन अंग्रेजों से बदला लेने के लिए, इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए किस तरह से जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो किस तरह से अपने किस पराक्रम, किस साहस के साथ एक पुरुष की भांति खूब लड़ी मर्दानी, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे महिलाएं जो है बहुत ज्यादा इस तरह के काम नहीं करती थी, घर के कामों में ही रहती थी और एक तरह से परिवार संभालती थी और इस तरह की जो चीजें होती थी वो पुरुष ज्यादा किया करते थे, युद्ध में जाना। लेकिन यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने बिल्कुल एक महारानी की तरह झांसी को फिर से संभाला और बिल्कुल साहस के साथ उनसे युद्ध किया। देखिए बहुत ही सुंदर आगे की पंक्तियां हैं, इन्हें हम रीड करेंगे। छीनी राजधानी दिल्ली की,
चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। अब देखिए किस तरह से वो हमारे देश के एक एक राज्य को हड़प रहा था, एक एक राज्य को अपने अधीन कर रहा था, कहीं पर वो छीन रहा था, कहीं पर वो मस्का मारकर यानी कि राजाओं को अपने अधीन करके वो ये सब कर रहा था। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। देखिए आप देख सकते हैं पूरे भारत के जितने भी राज्य सबका नाम यहाँ पर लगभग लिया गया है। तो देखिए क्या कहा है, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, इस प्रसंग में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस तरह अंग्रेज शासक जो है पूरे भारत पर अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं, इसका यहाँ पर पूरी तरह से वर्णन किया गया है। तो आप देखिए क्या कहा है यहाँ पर देखिए भारत के सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा अभी तक हड़पा गया है, अभी तक हड़प लिया गया है। देखिए दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल, मद्रास, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहां पर अंग्रेजों ने अपनी बेईमानी से, अपने झूठ से, अपने अत्याचार से अपना अधिकार ना जमाया हो। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर कहा है चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। तो अंग्रेजों ने दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी थी दिल्ली, उसको छीन लिया था और लखनऊ को बड़ी आसानी से बातों बात, लखनऊ के राजा को बातों बात में अपना कब्जे में लेकर अपने अधीन करके जो लखनऊ है उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने जो पेशवा थे उनको बिठूर में कैद कर लिया था, और जो नागपुर, उदयपुर, तंजौर, संतारा, ठीक है, इन सभी जगहों के तो क्या कहने, उसने पंजाब, सिंध, ब्रह्मपुत्र, बंगाल, मद्रास सभी नगरों समेत पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था। और यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। अब देखिए उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, कौन उनकी सुध लेता, कौन उनको उनके बारे में सोचता, क्योंकि अभी अभी तो उसने सिंध पंजाब ब्रह्म पर, इन सभी जगहों पर अपना जो है शासन गाड़ा था, अपना राज जमाया था। तो एक तरह से क्या हो रहा था, धीरे 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 आप देखेंगे कितने सारे राज्य यहाँ पर नाम लिए गए हैं, लगभग पूरे देश के सभी राज्यों को उसने अपने अधीन कर लिया था। बंगाले, मद्रासे आदि की भी यही कहानी थी, और बिल्कुल यही कहानी थी बंगाल और मद्रास की भी। और बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए क्या कहा है, बंगाले, मद्रासे आदि की भी यही कहानी थी। इतने सारे राज्यों के बावजूद बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी। बिल्कुल उनको भी इसी तरह से किसी को बातों बात करके अपने अधीन कर लिया था, किसी को आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया था, किसी पर अत्याचार करके अपने अधीन कर लिया था। और ये कहानी हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति यानी कि जो प्रत्येक गवैये होते हैं वो एक कहानी को गाने के रूप में यहाँ पर सुनाते हैं कि किस तरह से जो झांसी की रानी है वो एक पुरुष की भांति किस तरह से साहस और पराक्रम से यहाँ पर लड़ी थी, किससे, अंग्रेज शासकों से, अंग्रेज अधिकारियों से। एक बार हैंड रेज करके बताएंगे सभी को समझ आ रही है कि कविता हमारी समझ आ रही है सभी को? हाथ खड़ा करके बताएंगे। यस, वेरी गुड। चलिए, तो आज का भी आपका होमवर्क यही है। आपके पास मुझे पता है नोटबुक बुक जो है आपकी हिंदी की सभी के पास होगी, तो घर पर जाकर इस पाठ को एक बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और अभी तक जितने काव्यांश आपको पढ़ाए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिखें और सुंदर सा एक चित्र बनाएंगे झांसी की रानी का, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, और साथ ही उनकी कवयित्री जो है इस कविता की, उनको भी, उनका नाम भी यहाँ पर लिखेंगे। और नेक्स्ट सेशन में मैं सबसे पूछूंगी
और साथ ही हम आगे के टॉपिक को भी कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।